हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए दूसरा शब्द हम यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, ठीक है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो इंसान के साथ दो तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो दे आर हार्मफुल, दे कैन बी यूजफुल। तो हार्मफुल इंटरेक्शन और यूजफुल इंटरेक्शन। तो जो हार्मफुल इंटरेक्शन है उसमें वो बीमारियां कॉज करते हैं और डिजीज, और दे आर मेकिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। और जो यूजफुल हैं, तो यूजफुल में वो हमारे साथ बहुत अलग अलग तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है, यूजफुल हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, हार्मफुल इंटरेक्शन, यूजफुल इंटरेक्शन। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसानों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, किस तरीके से वो इंसानों को फायदा पहुंचाते हैं, या किस तरीके से वो इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सीरीज में आज का जो हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को बनाने में मदद करते हैं, या फूड में किस तरीके से वो हमारे रोल प्ले करते हैं, ये हमको देखना है। तो जो हम घरेलू चीज़ों, जैसे हम इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। तो ये जो हम ये इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सी चीज़ में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से काम कर रहा है। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, हमारा पहला जो फूड है वो है कर्ड। पहला फूड कौन सा है बेटा? कर्ड है। तो कर्ड जो है ये होता है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। तो इसमें क्या होता है? दूध से बनता है। दही किससे बनती है? दूध से बनती है। तो दूध का हम क्या करते हैं? बैक्टीरियल फर्मेंटेशन करते हैं, जिसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। अब इस फर्मेंटेशन के लिए जिस बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में लैब भी बोल देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में? लैब। लैक्टिक, इसको लैक्टोबैसिलस भी बोल देते हैं। और फिर एक है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में भी हमारे पास दो मेन हैं, जो कौन से हैं? एक तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दूसरा है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। तो ये पहला वाला जो है स्पीशीज है, दूसरा वाला वर्ड जो है वो सॉरी, पहला वाला जीनस है, दूसरा वाला जो वर्ड है वो स्पीशीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये बैक्टीरिया हैं जिनकी मदद से हम दही बना सकते हैं, या बनाई जाती है घर में या इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो जो लैक्टोबैसिलस है ये क्या करता है? ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मिल्क में जो शुगर होता है उसको कहते हैं लैक्टोज। मिल्क शुगर को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। तो लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? मिल्क के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो केसीन प्रोटीन होता है। मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं केसीन। मिल्क में जो प्रोटीन है उसको कहते हैं केसीन। तो केसीन का क्या कर देगा? वो कोएगुलेशन कर देगा, उसका कोएगुलेशन कर देगा। तो ये दोनों बैक्टीरिया अलग अलग तरीके से कर्डलिंग करते हैं मिल्क का, ठीक है। अब हम दही बनाते कैसे हैं? तो दही बनाने के लिए पहले हमको दूध में उसमें थोड़ा दही डालना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्टार्टर या इनोक्यूलम, जिसको हम हिंदी में जामन भी बोल देते हैं कि भाई दूध जामन, जामन दही का जामन छोड़ दो। तो जो जामन होता है एक्चुअली वो देसी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसका अप्रोप्रिएट वर्ड है इनोक्यूलम और स्टार्टर। क्या बोल देते हैं? इनोक्यूलम और स्टार्टर बोल देते हैं। अब ये जो इनोक्यूलम और स्टार्टर है इसको हम क्या करते हैं? दूध में इसको थोड़ा सा हम डालते हैं। फिर एक दिन के बाद वो पूरा जो, अब वो जो स्टार्टर हम डालते हैं उसके अंदर वो एक्चुअली दही ही डालते हैं हम उसमें। तो थोड़ी सी दही हमको दूध में डालनी पड़ती है, तब वो दूध दही बनता है थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो ये जो हमने थोड़ी दही डाली तो उस दही के अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे, क्योंकि हमको उसमें बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे तभी तो फर्मेंटेशन होगा। जब हम उसमें दूध का फर्मेंटेशन करने के लिए पहले उसमें वो बैक्टीरिया डालने तो पड़ेंगे, तो कहाँ से आएंगे वो बैक्टीरिया? तो हम थोड़ी सी दही उसमें डाल देते हैं। तो जो हम दही डालते हैं, जो इनोक्यूलम या स्टार्टर हम डालते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो दूध में जाने के बाद दूध की कर्डलिंग या उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दही के फायदे क्या हैं? तो दही के अंदर जो होता है, ठीक है, तो इट इसमें विटामिन बी 12 होता है। दही के अंदर विटामिन, तो इट सिंथेसाइज एंड रिलीज विटामिन बी 12 इन कर्ड।
तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या करता है, दही के अंदर विटामिन B12 रिलीज कर देता है, बना करके उसमें रिलीज कर देता है कर्ड के अंदर। अब विटामिन B12 जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि प्लांट्स में नहीं मिलता है। ऐसा थ्योरेटिकली लिखा हुआ है कि भाई इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट, वी कैन नॉट गेट इट फ्रॉम प्लांट सोर्स। ठीक है। तो एक तो हमको दही में क्या मिला, विटामिन B12 मिल गया। ऊपर से दही के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, बाकी सब तो चीजें हैं ही हैं। ठीक है। फिर और ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे स्टमक, लैब लैब का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसी का शॉर्ट फॉर्म है लैब। तो जब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में जाएगा तो ये स्टमक में हार्मफुल पैथोजेंस को ग्रो नहीं होने देता, या उनके ग्रोथ में उनको कंट्रोल करता है, या उन, समझ में आ रही है बात। तो हार्मफुल पैथोजन से बचाने का काम करता है स्टमक में, जो लैब स्टमक में जाने के बाद क्या काम करता है, यही काम करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो ये देख सकते हैं ये है। अब इसके लिए एक कंडीशन है कि भाई जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 40 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस देन 40 डिग्री, 40 डिग्री से कम तापमान चाहिए, डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरा, तो ये है हमारी दही। दही सभी घर पे बनाते हैं। ठीक है। तो ये दही हो गया। अब आगे देखते हैं योगर्ट। तो योगर्ट भी दही ही है। दही और योगर्ट में फर्क क्या है, दही को हम अनकंट्रोल्ड फर्म, दही का जो फर्मेंटेशन है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो वो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फर्मेंटेशन होता है तो दही बनती है। और अगर प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फर्मेंटेशन होगा तो दैट इज योगर्ट, तो वो योगर्ट कहलाएगा। तो योगर्ट जो है ये भी एक तरीके का दही ही हम इसको जनरल भाषा में बोल सकते हैं। ये भी मिल्क के फर्मेंटेशन से ही बनता है। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, दैट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसमें भी वही बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। तो इसमें जो है बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया यूज होते हैं। ऊपर था लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यहाँ पे हमने यूज किया है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। और स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा स्पीशीज यूज कर रहे हैं हम, थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम। अब जो योगर्ट होता है इसके अंदर हम फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल, मैंने बोला ना आपको, कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल वे में बनाते हैं। तो ये ज्यादा स्वीट होती है एज कंपेयर टू कर्ड, और इसमें हम फ्रूट के फ्लेवर्स भी अलग अलग तरीके से, मैंगो योगर्ट, इस तरीके से अलग अलग टाइप का योगर्ट हम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये योगर्ट कुछ ऐसा दिखता है, ये थोड़ी ज्यादा गाढ़ी होती है दही के कंपैरिजन में, ये थोड़ी ज्यादा इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, थोड़ी गाढ़ी होती है ये। ठीक है। चलिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू लगभग लगभग एक जैसी ही है दोनों की। अब आगे बढ़ते हैं, बटर मिल्क। अब बटर मिल्क में हम कौन, बटर मिल्क आपको पता ही है, दही से ही बटर मिल्क बनता है, या दूध को बिलोने से। ठीक है। तो अब बटर मिल्क बनाने के लिए हम कौन सा, दैट इज द कर्डलिंग एंड स्किमिंग ऑफ मिल्क। मिल्क का कर्डलिंग करके उसको स्किम करके फिर हमको बटर मिल्क मिलता है, इसको हम छाछ बोल देते हैं। और या मट्ठा भी बोल देते हैं, मट्ठा। अब इसको बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है वो है, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और ल्यूकोनोस्टक साइट्रोवोरम, ल्यूकोनोस्टोक साइट्रोवोरम, ल्यूकोनोस्टोक साइट्रोवोरम, ये दो बैक्टीरिया है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया, बटर मिल्क बनाने में इन बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम। अब आप देख सकते हैं छाछ, तो छाछ बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम में, तो बहुत मजा आता है थोड़ा सा। ठीक है। अब दही में नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, ऐसा ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि नमक में, नमक क्या करता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है। हमारा एम है ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अंदर लेके जाना बॉडी में। ठीक है। अगर हम उसमें नमक डाल देंगे तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया तो उस नमक की वजह से मर जाएंगे। ठीक है। तो दही को एज इट इज खाओ, या उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला के, दैट इज, अगर स्वीट पसंद है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं, अगर पसंद ही है तो फिर कुछ भी मिलाओ। ओके। अब आगे देखते हैं, चीज। अब जो चीज होता है, तो चीज भी इसी से, चीज का भी यही प्रोसेस है, कर्डलिंग एंड राइपनिंग ऑफ मिल्क। तो चीज कैसे बनता है, मिल्क को कर्डल करके उसको राइपन करके चीज बनता है। इसमें जो बैक्टीरिया यूज होता है वो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और ल्यूकोनोस्टक सिट्रोवोरम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम चीज बना सकते हैं, मिल्क को फर्मेंट करके या मिल्क का कर्डलिंग करके। ठीक है। अब,
तो ये तो था कर्डलिंग। तो कर्डलिंग हमने किया इन बैक्टीरिया की मदद से। फिर राइपनिंग जो है अलग बैक्टीरिया से करेंगे। तो कर्डलिंग हम इन बैक्टीरिया से करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टॉक से। और जो उसका राइपनिंग होगा वो हम अलग बैक्टीरिया के स्ट्रेन की मदद से करेंगे, जिससे अलग अलग फ्लेवर आता है चीज का। तो चीज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये जो अलग अलग टाइप के चीज हैं वो राइपनिंग की वजह से है, कि भाई किस बैक्टीरिया स्ट्रेन की मदद से हमने उसको राइपन किया है। उस पर डिपेंड करता है कि उसका फ्लेवर टेस्ट कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, फ्लेवर कैसा होगा। ठीक है। तो आज के टाइम पे तो राइपनिंग कैसे किया है? राइपनिंग प्रोसेस के आधार पे 400 टाइप का चीज मार्केट में अवेलेबल है आज। कितने टाइप का? 400 टाइप का, 400 टाइप का चीज मार्केट में अवेलेबल होता है। डिपेंडिंग कि राइपनिंग किस स्ट्रेन की मदद से किया है, कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके राइपन किया है, उस हिसाब से 400 टाइप का हमारा चीज पाया जाता है मार्केट में। अब इसमें से हम दो का एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक तो है स्विस चीज, एक तो है स्विस चीज, ठीक है, और दूसरा है रॉकफोर्ट चीज। तो ये स्विस चीज और रॉकफोर्ट चीज, तो ये जो स्विस चीज है उसका इमेज ऐसा है, और रॉकफोर्ट चीज का इमेज ऐसा है। तो ये वाला है रॉकफोर्ट चीज और ये वाला है हमारा स्विस चीज। अब आप देख रहे होंगे स्विस चीज के अंदर बड़े बड़े होल्स हैं, ये देखिए ये कितने बड़े बड़े होल्स हैं। तो जो स्विस चीज के अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं वो होते हैं प्रोपाइनो। अब इसको बनाने में जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्मानी। प्रोपायोनी बैक्टीरियम शार्मानी की मदद से हम स्विस चीज बनाते हैं। प्रोपाइनी बैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरिया है, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्मानी की मदद से हम क्या बनाते हैं? स्विस चीज बनाते हैं। अब ये क्या करेगा? ये बैक्टीरिया बहुत बड़े अमाउंट में CO2 रिलीज करेगा। और ये जब CO2 चीज उससे बाहर निकलेगा तो वो ये होल्स जो हैं ये CO2 की वजह से हैं। ये जो बड़े बड़े होल्स बने हैं चीज के अंदर, ये CO2 के रिलीज होने की वजह से बने हैं। और वो CO2 किसने रिलीज किया है? बैक्टीरिया ने। ठीक है। और यही CO2 जब बाहर निकलते हैं, एस्केप करते हैं, तो वो बड़े बड़े होल्स बना देते हैं चीज के अंदर। ठीक है। तो दिस इज स्विस चीज। तो बड़े बड़े होल्स होते हैं स्विस चीज के अंदर। अब ये जो दूसरा वाला चीज है दैट इज रॉकफोर्ट चीज। तो ये रॉकफोर्ट चीज है, दिस वन। अब रॉकफोर्ट चीज में क्या है? इसको हम फंगस की मदद से बनाते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का फंगस है, पेनिसिलियम पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का फंगस है, जिसकी मदद से हम रॉकफोर्ट चीज का राइपनिंग करते हैं। ठीक है। तो रॉकफोर्ट चीज का राइपनिंग किसकी मदद से किया हमने? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। कर्डलिंग दूसरे की मदद कर्डलिंग तो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस हो गया और ल्यूकोनोस्टॉक हो गया। ठीक है, हम राइपनिंग की बात कर रहे हैं। तो स्विस चीज को किसने राइपन किया था? प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्मानी। और रॉकफोर्ट चीज को किसने राइपन किया है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। और ये क्या है? एक फंगस है। ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर पेनिसिलियम की वजह से ही उसका अपना एक टिपिकल टेस्ट होता है रॉकफोर्ट चीज का। और इसको ब्लू चीज भी कहा जाता है, रॉकफोर्ट चीज को ब्लू चीज भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू ब्लू ब्लूनेस दिख रहा है आपको इसके अंदर। तो दैट इज रॉकफोर्ट चीज बिकॉज ऑफ पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। अब आते हैं इडली डोसा। अब आप इडली डोसा तो सब खाते हैं। इडली डोसा एक अच्छा हेल्दी फूड है, फर्मेंटेड फूड है, और बहुत ही इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। सिंपल राइस खाने से ये बेटर है। ठीक है। तो इट इज एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ राइस। अब इसमें किसका फर्मेंटेशन होता है? राइस का फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो एनारोबिक बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ राइस, तो राइस का फर्मेंटेशन है। कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं हम फर्मेंटेशन के लिए? तो स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टॉक बैसिलस, ये तीन बैक्टीरिया हो गए। फिर कैंडिडा और सेक्रोमाइसिस, ये दो ईस्ट हो गए। ईस्ट इज अ फंगस। ईस्ट क्या होता है? फंगस होता है। तो कैंडिडा और सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी फंगस ईस्ट है। और स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्टॉक और बैसिलस दे आर बैक्टीरियल स्ट्रेन। अब इनका इस्तेमाल करके हम इडली और डोसा बना सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं है, चावल को पीस करके मिक्सी में पीस करके उसमें थोड़ा सा इनोक्यूलम डालना है। ठीक है। तो हम जब दाल मिक्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तैयार हो जाता है। अब इसमें क्या है? ड्यूरिंग विच CO2 इज इवॉल्व कॉजिंग डॉइंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब आप दाल का और चावल का मिक्सचर करते हैं तो आप एक दिन बाद देखते हैं कि वो फूल करके इतना सा था तो सुबह फूल के इतना हो गया। तो वो जो डाउइंग होता है, डाउइंग, ठीक है, तो जो हमने रॉ मटेरियल था हमारा उसमें फर्मेंटेशन हुआ। रॉ मटेरियल क्या था? दाल, उड़द की दाल, और वो सॉरी दूसरी जो भी दाल यूज होती है उसमें, दाल और चावल, उसको पीस के हमने रखा तो वो हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। फिर उसमें हमने, तो अब क्या होगा? उसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन होने के बाद अगले दिन वो फूल जाएगा। तो वो फूलने की जो प्रक्रिया है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जो CO2 इवॉल्व होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है फर्मेंटेशन के दौरान, वही उस रॉ मटेरियल को फुला देता है। ठीक है, वही उस रॉ मटेरियल को क्या करता है? दैट इज कॉल्ड डाइंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप देख सकते हैं
ये इडली है, ये डोसा है। काफी बहुत ही पॉपुलर फूड है, दैट इज अ साउथ इंडियन फूड में आता है, लेकिन बहुत ही पूरे इंडिया में ही चलता है आजकल। अब आगे देखते हैं ब्रेड और बेकिंग इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हैं आजकल हम बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ब्रेकफास्ट में ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ब्रेड होता है ये भी फर्मेंटेशन से बनता है। दिस इज ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ व्हीट फ्लोर। तो जो हमारा व्हीट का फ्लोर मतलब आटा कह लो, गेहूं का आटा या मैदा, गेहूं का आटे से भी बनता है, मैदे से भी बनता है। ठीक है। तो उसके फर्मेंटेशन से बनता है हमारा ब्रेड। ओके। और उसमें वो फूलता क्यों है, अब आप देख सकते हैं इसमें पफीनेस है। स्पंज जैसा होता है ब्रेड जो होता है, उसमें उसमें भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसमें भी थोड़ा सा स्पॉन्जी नेचर होता है उसका। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो बैक्टीरिया, इसमें हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं वो है ईस्ट। दैट इज सेक्रोमाइसिस सिरवेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेक्रोमाइसिस सिरवेसी। तो जो सेक्रोमाइसिस सिरवेसी है ये एक ईस्ट है, दैट इज ए ईस्ट, मतलब इट इज ए यूनिसेल्युलर फंगस। और ये बेकरी में यूज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बेकर्स ईस्ट। क्या कहते हैं इसको, बेकर्स ईस्ट कहते हैं, क्योंकि वो बेकरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब ये जो ईस्ट होता है ये एंजाइम सिक्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं जाइमेज कॉम्प्लेक्स। तो ईस्ट क्या करता है, डाउ के अंदर जो व्हीट का फ्लोर है, जो हमारा डो है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर वो एंजाइम रिलीज करेगा। और वो एंजाइम, तीन एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक होता है अमाइलेज, दूसरा है माल्टेज और तीसरा है जाइमेज। इन तीनों को एक साथ कहते हैं जाइमेज कॉम्प्लेक्स। इनको क्या कहते हैं, जाइमेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसको जाइमेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, दैट इज जाइमेज कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हैं दिस इज जाइमेज कॉम्प्लेक्स। तो ये जाइमेज कॉम्प्लेक्स तीन एंजाइम का मिक्सचर होता है। अब इसमें जो एमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन कर देगा स्टार्च का माल्टोज में। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा, माल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा कौन, माल्टेज। और जो जाइमेज होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में ब्रेक डाउन कर देता है उसका। तो जाइमेज का काम होता है ग्लूकोज को ब्रेक करना, किसमें, इथेनॉल में और CO2 में। ठीक है। ग्लूकोज को किसमें ब्रेक करेगा, इथेनॉल और CO2 में ब्रेक कर देगा, दिस इज फर्मेंटेशन। ठीक है। तो ये जाइमेज, तो ये तीनों एंजाइम अपना अपना काम करेंगे। और फिर जो रॉ मटेरियल है वो सुबह फूल के डबल हो जाता है, फूल जाता है। तो वो फूलता क्यों है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइज टू एस्केप। कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइज टू एस्केप कॉजिंग डॉइंग ऑफ व्हीट फ्लोर, कॉजेज डॉइंग ऑफ व्हीट फ्लोर। और फूलने के बाद हम उसको कहते हैं लेविनिड फ्लोर, दैट इज कॉल्ड लिएवेनिड फ्लोर। ठीक है, लिएवेनिड फ्लोर बोलते हैं उसको। और फिर उस फ्लोर को हमको बेक करना होता है जिससे हम बेकरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्रेड सॉफ्ट और पोरस होता है। तो जो ब्रेड है वो सॉफ्ट और पोरस है, क्यों, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा बेकिंग और ब्रेड इंडस्ट्री या बेकिंग इंडस्ट्री। इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं हम, सेक्रोमाइसिस सिरवेसी, और वो क्या है, बेकर्स ईस्ट। सेक्रोमाइसिस सिरवेसी को हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट। ओके। चलिए, अब एक जनरल व्यू हम देख लेते हैं। तो इडली डोसा हमने ऊपर देख लिया था, ये भी हमारा ऊपर हो गया था। दही हो गया था, योगर्ट हो गया था, बटर मिल्क, उसके बाद में सॉर क्रीम। सॉर क्रीम किससे बनता है बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टर क्रीम ओरिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस और ल्यूकोनोस्टर क्रीम ओरिस, इन दोनों की मदद से हम सॉर क्रीम बना सकते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। फिर जलेबी नान ढोकला, जलेबी नान ढोकला, ये तीनों किससे बनते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से हम इसको भी बना सकते हैं। जलेबी नान ढोकला में किसका इस्तेमाल किया जाता है, लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटेज चीज, कॉटेज चीज। तो जो कॉटेज चीज होता है इसको इसको बनाने के लिए हम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो स्विस चीज में लार्ज होल है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोपाइनी बैक्टीरियम शार्मानी। दिस B इज फॉर बैक्टीरिया, F इज फॉर फंगस। तो रॉकफोर्ट चीज को राइपन करने के लिए हम यूज करते हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी क्या है, फंगस। ये ब्रैकेट में मैंने F लिखा है, दैट इज फंगस, B लिखा है दैट इज बैक्टीरिया, अगर Y लिखा है ब्रैकेट में तो ईस्ट। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग। घरेलू कामों में, घरेलू फूड के अंदर भी हम बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हैं। तो इस टॉपिक से ये समझ में आता है कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तो शायद हम इतने अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड हम ना तो एंजॉय कर पाते, ना ही हम उसको
सोच पाते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये आज हम इडली डोसा नान जलेबी ये सब अगर हम खा पा रहे हैं, दही छाछ, तो इसमें इन बैक्टीरिया का और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो हर चीज के अपने कुछ फायदे हैं, नुकसान है, तो हर बैक्टीरिया नुकसान ही करेगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नुकसान करते हैं, बीमारी कॉज करते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ के सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि बैक्टीरिया हमारी लाइफ को मेंटेन करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉट ओनली बैक्टीरिया, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज द टॉपिक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।